फन फैक्ट, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा तो आपको आपके YouTube रिकमेंडेशन में और यहाँ पे सजेशंस में मेरे चैनल के और वीडियोस दिखेंगे, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आई यूज्ड टू लव मैथमेटिक्स ड्यूरिंग माय जेडब्ल्यू डेज, और आज फाइनली मुझे मैथ्स सिखाने मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक छोटी सी चीज, जाके क्वेश्चन रेडी वाली प्लेलिस्ट देख लेना। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो गया है, वो भी देख लेना। एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट यार, बायोमोलिक्यूल्स हमारा रैंक कर रहा है यूट्यूब पे आपकी वजह से। तो आई होप कि आप इस वीडियो को भी सेम सपोर्ट दिखाओगे। बस 2-3 सेकंड्स लगेंगे, एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता ही है एक क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा निगलेक्टेड टॉपिक है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत एंड में आता है तो लोग छोड़ देते हैं या बहुत 1-2 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करना कि आप देख लो, एक नोटबुक और पेन ले लो साथ में, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। तो या लेट्स स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। तो आ गए हैं हम हमारी छोटी सी स्क्रीन की तरफ, और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी 2-3 चीजें नोट कर लो। एक नोटबुक पेन रख लो साथ में, क्वेश्चंस आएंगे, पॉज कर देना, सॉल्व करना, फिर देखना कि करेक्ट आंसर आ गया है क्या। अगर करेक्ट आंसर आ गया है तो स्किप कर देना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और वीडियो भी लंबा हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए किसी ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक आपको आता है और आप वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, दो सबसे मतलब अगर बिगर पिक्चर देखी जाए तो बस दो ही चीजें आती है। एक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दोनों का मतलब क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें बस जान लो कि इसमें 3 चीजें आएंगी, फिर मीन, मीडियन और मोड, और इसमें भी 3 चीजें आएगी, रेंज, मीन डेविएशन, मीन डेव लिख दूंगा अभी मैं, और सबसे आखिरी में आएगा वेरिएशन। ठीक है, और वेरिएशन में फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है। ठीक है, तो यही मतलब बिगर पिक्चर है। आगे जाते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, क्योंकि हमारे पास हम जब डेटा लेते हैं ना, कलेक्ट करते हैं ना, तो वो इट्स इन मिलियंस एंड बिलियंस। अगर आप किसी पॉपुलेशन का देखो, किसी और चीज का देखो, तो इसको प्लॉट करना तो बहुत मतलब इसका प्लॉट एक ऐसा यूनिफॉर्म नहीं रहता, ये बहुत फैला हुआ प्लॉट रहता है। लेकिन हमको अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना है किसी एक सिंगल वैल्यू से, मतलब मैं कैसे बताऊं कि इस वैल्यू से मैं मेरा पूरा डेटा एक्सप्लेन कर सकूं, तो वो होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो एक सिंगल वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा जो हिस्टोग्राम है, ये अगर इसके मैं मिड पॉइंट से कनेक्ट करूँ, तो मेरा जो हिस्टोग्राम है उसका मैक्सिमम डेटा इस वैल्यू के आसपास है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखो कि इस वैल्यू के आसपास मैक्सिमम डेटा है मेरा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सिंगल वैल्यू बताता हूँ, जो होती है उसकी जनरली हम कंसिडर करते हैं मिडल वैल्यू, सेंट्रल पोजीशन, और उसके अराउंड ही मैक्सिमम डेटा की डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज द करेक्ट वर्ड टू बी यूज। ठीक है, तो या यही होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और एक चीज मैं बताना भूल गया, आप ट्राई करना कि आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ लो। आगे जाके कोर्सेज होते हैं लेजेंड स्टैटिस्टिक्स में, और आगे आगे करियर भी है डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे को एक कोर्स था पिछले सेम, और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स था। तो या आगे बढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या गया था, मैंने ऑलरेडी बताया था, मीन, मीडियन और मोड। और उसके बाद फिर मीन में 3 आते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। तो ये तो बहुत ही मतलब सबको ही पता होगा कि अगर मेरे पास इतनी वैल्यूज है, जिसको हम वेरिएट भी बोलते हैं, अगर ये शब्द आ गया मेन में तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर इतनी वैल्यूज है तो उसका अरिथमेटिक मीन मैं करता हूँ सारी टर्म्स की सम, सारे वेरिएट्स की सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ xi अपॉन n। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरली। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कोई एक वैल्यू है जो इतने बार आई है n1 बार, कोई दूसरी वैल्यू है जो आई है n2 बार या f1 f2 बार, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? f1 इंटू ये x1, उसके बाद f2 इंटू ये x2। ठीक है, ऐसे, और अपॉन समेशन ऑफ f1 f2 f3 f4 टोटल। तो यही यहाँ पे समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मतलब पता होगा आपको मीन तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन देखें।
तो देखो इसमें क्या है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। दैट इज, डेविएशन मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वेरिएट मतलब मैंने आपको बताया था x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट। तो इनका कोई अरिथमेटिक मीन है मेरे पास x बार, तो इन सारे वेरिएट का डेविएशन मतलब क्या होगा, x1 माइनस एक्स बार कॉमा x2 माइनस एक्स बार। ये इनका डेविएशन है, मीन्स है। मतलब आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरा ये यहाँ पे ऐसा ग्राफ है और ये मेरे वेरिएट्स है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, और ये मेरा मीन है यहाँ पे x बार। तो ये जो चीज है ना, ये डिस्टेंस, ये डेविएशन है इनका, है ना। मतलब ग्राफिकली भी समझ सकते हो आप, तो फायदा होगा उससे। तो वो हमेशा जीरो होता है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। और बहुत सारे प्रूफ्स है आगे भी, तो ट्राई करना कि आप ये सारे प्रूफ्स लिख लो, क्योंकि देखो ऐसा होगा कि अगर आपको आपको प्रूफ पता है या अप्रोच पता है ना, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको हार्डली 2 या 3 फॉर्मूले याद रखने हैं फिर स्टैटिस्टिक्स में, और बाकी सारी चीजें प्रूफ से हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अब इसको मैं समेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस समेशन ऑफ एक्स बार आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, मेरा जो मीन होता है वो क्या होता है, मीन होता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, आई इज इक्वल टू 1 से n। तो मैं मेरे समेशन ऑफ एक्स आई को लिख सकता हूँ n इंटू एक्स बार, और i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इससे। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा n एक्स बार माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एक्स बार। अब एक्स बार क्या है, मीन क्या है, मीन एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, मीन कोई वेरिएबल थोड़ी है जो आई से वेरी कर रहा है। तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ समेशन के। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा एन एक्स बार माइनस एक्स बार और समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे बचा 1 सिर्फ। तो यहाँ पे मतलब करना क्या है मुझे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। मतलब ये क्या होगा, ये क्या देगा मेरे को, ये देगा n, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, i इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे हुआ मेरा एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार, जो कि क्या देगा मुझे, जीरो। यही प्रूफ था कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। आप नोट कर लो इसको नोटबुक में अपनी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम विच इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम एनी अदर वैल्यूज। मतलब आपको मैंने ग्राफिकली बताया अभी कि ऐसा अगर कोई ग्राफ है, यहाँ पे एक मीन है और यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, तो मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि मैं x2 को कंसिडर कर लूं और x2 से सबका डेविएशन निकालूं सारे वैल्यूज का। तो ये जो डेविएशन होगा सारी अलग अलग वैल्यूज से, लेकिन अगर मैं मीन से डेविएशन निकालूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, तो वो सबसे मिनिमम होता है कंपेयर टू अदर वैल्यूज, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है, अगर आपको जानना होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बहुत मतलब हायर हायर लेवल का है, तो इसको जान के फायदा नहीं। बस इतना याद रख लो कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द एटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम, ठीक है। आगे वाला प्रूफ देखते हैं। इफ एक्स बार इज मीन ऑफ वेरिएट एक्स आई, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई प्लस लैम्बडा इज, मतलब इन शॉर्ट मेरे पास x1 x2 x3 ऐसे सारे नंबर्स है, लेकिन अब मैंने सारे मेरे वेरिएट्स को रिप्लेस कर दिया x1 प्लस लैम्बडा, x2 प्लस लैम्बडा, x3 प्लस लैम्बडा से, ठीक है। तो अब मेरा नया मीन क्या होगा, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो बोला गया है अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई प्लस लैम्बडा निकालना है, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई प्लस लैम्बडा अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन ही रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी, ठीक है। तो मैं समेशन में यहाँ पे लिमिट, ठीक है, लिख देता हूँ, टाइम लगेगा लेकिन फिर भी। अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, 1/n को बाहर लिख दूंगा, और फिर जो अंदर वाली समेशन उसको लिखूंगा समेशन ऑफ एक्स आई प्लस समेशन ऑफ लैम्बडा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 से n, आई इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। अब 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से n प्लस 1/n इंटू समेशन ऑफ लैम्बडा, आई इज इक्वल टू 1 से n। अब समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n तो क्या होता है, मेरा मीन होता है, एक्स बार होता है, और लैम्बडा एक कांस्टेंट है, जैसे हमने पहले एक्स बार को बाहर निकाल लिया था और अंदर n लिख दिया था, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी। तो ये क्या होगा, मेरा मीन होगा प्लस n लैम्बडा अपॉन n होगा, तो ये क्या देगा मुझे, एक्स बार प्लस ऑफ लैम्बडा। तो यही प्रूफ किया है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, समझ गया। तो सेकंड प्रूफ यही था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब देखो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने हमारे वेरिएट में एक नंबर ऐड किया था। अब हम हमारे वेरिएट में एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब आपको समझ रहा है ना, मतलब लैम्बडा x1 लैम्बडा x2
लैम्बडा एक्स थ्री ऐसे किया है। तो देख लो यहाँ पे समेशन ऑफ लैम्बडा एक्स आई अपॉन एन निकालना है मुझे इन शॉर्ट। अब लैम्बडा कांस्टेंट है तो बाहर निकालूंगा मैं लैम्बडा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन क्या होता है, मेरा मीन, मतलब लैम्बडा इंटू एक्स बार। तो यही है यहाँ पे प्रूफ इसका। और अब आगे देखते हैं, आगे एक नंबर से मल्टीप्लाई भी किया और एक नंबर ऐड भी किया है। तो अगर आप इंट्यूटिवली देखो तो आपको समझ ही जाएगा कि मैंने जब नंबर ऐड किया था तो वो ऐड हो गया था मीन में, और मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर बाहर निकल गया था। तो ये इंट्यूटिवली तो ऐसे ही आ गया, लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे समेशन ऑफ ए एक्स आई प्लस बी अपॉन एन, सॉरी समेशन ऑफ ए एक्स आई प्लस बी अपॉन एन। अब इसको स्प्लिट कर दो, समेशन ऑफ ए एक्स आई अपॉन एन प्लस समेशन ऑफ बी बाय एन। अब ए कांस्टेंट है बाहर निकल गया और समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन रह गया, और बी भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया और समेशन ऑफ वन अपॉन एन रह गया। अब एक्स आई अपॉन एन तो क्या होगा मेरा एक्स बार मतलब मीन, तो ए एक्स बार, और बी और समेशन ऑफ वन क्या होगा एन, और एन बाय एन कट जाएगा मतलब ए एक्स बार प्लस बी। तो यही यहाँ पे आ गया ए एक्स बार प्लस बी। तो आई होप आपको तीनों प्रूफ आ गए होंगे, नोटबुक में लिख लेना पॉज कर करके। और आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन। ठीक है, तो मीन के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले रिजिडली डिफाइंड होता है मीन। रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या है, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है हमारे पास मीन निकालने के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस टेकन। ठीक है, मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। कैलकुलेटेड विथ रीजनेबल इज, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस। ठीक है, अगर अभी तक आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास अगर 20,000 की पॉपुलेशन है और मैंने सोचा कि मैं 500 लोग लेके उनकी एवरेज सैलरी निकालूं, उनकी मीन सैलरी निकालूं। ठीक है, तो मैं पहले 500 लोग लिया 20,000 में से, फिर उनकी एक सैलरी निकाली, उनका एवरेज निकाला x1। फिर दूसरे 500 लोग लिया, उनकी एक सैलरी निकाली, उनका एवरेज निकाला x2। तो ये जो x1 और x2 है ये हमेशा सेम नहीं होने वाले, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं और मैं 500 लोग जो लूंगा वो हमेशा सेम नहीं होंगे। तो लेकिन इसमें जो x1 और x2 मीन आएगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वो इतना डिफर नहीं करेगा। तो लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस का मतलब ये होता है कि मैं जितनी बार सैंपल डेटा अलग अलग ले रहा हूँ तो उतनी बार जो मेरा चेंज आता है ना उसको मैं फ्लक्चुएशन बोलता हूँ। तो वो बहुत कम होता है मीन में, प्लीज आप समझ लो ये कंसेप्ट, आगे काम आएगा। बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा होता है मीन, और रिलेटिवली रिलायबल होता है, मतलब हम मीन पे रिलाय करके बोल सकते हैं कोई जवाब हमको देना है। मतलब आपने अगर ब्रेन गेम्स देखा होगा तो उसमें बताया था कि एक कैंडी बॉक्स रखा था और उसमें पूछा था कि इसमें कितनी कैंडीज हो सकती है। तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए थे, कुछ लोग बहुत कम वैल्यूज बोल रहे थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा वैल्यूज बोल रहे थे, लेकिन इन द एंड एक बंदा आया था जिसने सबका मीन निकाल लिया था और वही ऑलमोस्ट क्लोज टू नंबर ऑफ कैंडीज थी। तो या इट इज रिलायबल। तो डीमेरिट्स एक ये होती है कि ये हम डेटा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे मेरे पास ये डेटा है ऐसे, और ऐसा हो सकता है कि मेरा मीन इसमें प्रेजेंट ही ना हो, जैसे 41.5 आ गया और यहाँ पे ऐसे 42 है, 41 है, तो 41.5 इस ग्राफ में लाइन ही कर रहा है इस कर्व में। तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल डेटा में हम रिप्रेजेंट ना कर पाए मीन को। सेवरली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो एक और चीज होती है, ये याद रख लो आप, जैसे मेरे पास अगर 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर है। ठीक है, अब इनका मीन कुछ एक नंबर होगा x1। अब इसके बाद मुझे पता चला कि ये जो नंबर है ये तो मेरा है ही नहीं, ये सही नंबर है ही नहीं, तो मैं इसके बाद इसको चेंज कर दिया, इसके बाद मेरा मीन निकला x2। तो ये जो दो मीन्स होंगे ना ये बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत वेरी करेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो या एक्सट्रीम वैल्यू से इसमें फर्क पड़ता है, अगर आप वैल्यू निकालो, वैल्यू ऐड करो, वैल्यू बढ़ा दो, तो मीन पे फर्क पड़ता है। एंड कैनॉट बी कंप्यूटेड अनलेस ऑल एटम्स आर नोन। अगर मेरे पास सारे नंबर्स नहीं है, सारे वैल्यूज नहीं है, सारे वेरिएट्स नहीं है, तो मैं मीन कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही थे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन। आगे बढ़ते हैं। ओके, अरिथमेटिक मीन हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है पता ही होगा आपको, कि अगर मेरे पास n नंबर्स हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन में लिखता हूँ उनका प्रोडक्ट और उसका nth रूट, है ना। और इसको मैं लॉग ले लूँ दोनों साइड, तो ये होगा लॉग जी, ये 1/n आगे आ जाएगा, और लॉग ऑफ x1 x2 x3। तो इन शॉर्ट में ज्योमेट्रिक मीन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग का इधर कर दिया मैंने एंटी लॉग, और फिर वापस लॉग ऑफ, फिर आएगा 1/n लॉग ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हार्मोनिक मीन भी ऐसे लिखते हैं हम कि n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू 1/xn। ठीक है, ये इतना ध्यान देने की बात नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज में हो ही जाता है कवर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आने वाला है, पॉज कर देना, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना बुक पे, उसके बाद आंसर चेक कर लेना। अगर आंसर सही आया तो स्किप कर देना, टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दिए, अगर सही नहीं आया तो देख लेना सोल्यूशन।
आई होप आप सबने करेक्ट आंसर दिया होगा इसका। तो बोला है मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन कितने हैं 45, एन हो गया मेरा, मीन दिया है मुझे 45। ठीक है, और इट वॉज लेटर फाउंड आउट दैट टू ऑब्जर्वेशन 19 एंड 31 वेर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 एंड 13। ठीक है, मतलब तो करेक्ट मीन इज, तो इन वैल्यूज को हमने गलत लिख दिया, उनको मैंने ये लिख दिया जबकि लिखना ये चाहिए था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, तो इससे मैं समेशन ऑफ एक्स आई निकाल सकता हूँ। तो ये क्या होगा, एक्स बार इंटू एन, एक्स बार कितना है मेरा 45 इंटू एन कितना है मेरा 100, तो ये कितना हुआ 4500। ठीक है, अब ये हो गई सम ऑफ सब टर्म, सारे टर्म्स, मतलब इसमें x1 था, x2 था, और इसमें ये नंबर भी थे मेरे, कौन से 91 भी था, 13 भी था, और बाकी नंबर्स भी थे। लेकिन मुझे तो इन दोनों को रिप्लेस करना है, किससे, 19 और 31 से, मतलब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है और ये ऐड करना है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, इसमें मेरी जो सम है इसमें से मुझे माइनस करना है 91 प्लस 13, और इसमें ऐड करना है 19 प्लस 31। तो ये क्या होगा, ये होगा 4500 माइनस कितना हुआ ये 4, और ये हुआ 10, और ये प्लस कितना हुआ 50। तो इन शॉर्ट मुझे 4500 माइनस क्या करना है 54, तो ये कितना देगा मुझे 4446। तो अब 4446 आ गया मेरा करेक्ट सम। तो मीन निकालना है मुझे, तो करेक्टेड मीन क्या होगा मेरा, करेक्टेड सम मतलब 4446 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, जो कि क्या देगा मुझे 44.46। यही है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, जब मेरे जो सीरीज है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हो। मीडियन डिवाइड्स द डेटा सेट इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन एज इन x1 x2 x3 x4 ऐसा है, तो सबसे पहली चीज तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो, n कैलकुलेट करो। अगर मेरा n ऑड होगा तो मैं n प्लस 1/2 टर्म जो होगी वो मेरा मीडियन होगा, और अगर मेरा n इवन होगा तो मैं n/2 करूंगा और n/2 प्लस 1 टर्म करूंगा, उन दोनों टर्म्स का जो मीन होगा वो मेरा मीडियन होगा। ठीक है, ये तो मतलब पहले से आता होगा आपको। एक सवाल आएगा अभी, उस सवाल का जवाब आप सॉल्व कर लेना। आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे दिए कुछ वैल्यूज, तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन जीरो को देने का क्या रीजन है, अल्फा ग्रेटर देन जीरो देने का ये रीजन है कि यहाँ पे हम कुछ टर्म्स ऐड कर रहे हैं और कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर अल्फा मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेक्टली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे इनको तो पहले लिख लो, 7/2 हो गया 3.5, ये हो गया मेरा 2.5, ये हो गया 0.5, ये भी हो गया 0.5। ठीक है, अब इनको अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले आएगा अल्फा माइनस 3.5, फिर आएगा अल्फा माइनस 3, फिर आएगा मेरा अल्फा माइनस 2.5, फिर आएगा मेरा अल्फा माइनस 2, फिर आएगा मेरा अल्फा माइनस 0.5, फिर आएगा मेरा अल्फा प्लस 0.5, फिर आएगा अल्फा प्लस 4, और सबसे एंड में आएगा अल्फा प्लस 5। तो सारी टर्म्स हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सारी टर्म्स हो गई है। और n कितना है मेरा 8, तो n कितना हुआ मेरा इवन हुआ। n अगर इवन हुआ तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म का मीन निकालता हूँ मैं। तो n/2 टर्म मतलब 4th टर्म, और n/2 प्लस 1 टर्म मतलब 5th टर्म। तो 4th टर्म कितनी है मेरी अल्फा माइनस 2, और 5th टर्म अल्फा माइनस 2 0.5। तो इसका मीन क्या होगा, अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 0.5 अपॉन 2। तो ये कितना हुआ मेरा 2 अल्फा माइनस 2.5/2, मतलब अल्फा माइनस 2.5/2। अब 2.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अल्फा माइनस 5/4, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने पहले अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा, जिसमें जनरली क्या होता था मेरा x1 x2
x3 ऐसे नंबर होते थे। अभी ऐसा है कि x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, ऐसी चीजें हैं। तो इसमें एक चीज होती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होती है, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको अगर पता होगा तो सेम चीज ही करना होता है फिर n+1/2 टर्म और n/2 और n/2, या फिर n+2/2 टर्म होती है। तो आप ट्राई करो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब भी सही से लिख लिया होगा। देखो ऐसे सवाल में क्या करना होता है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बना दो। यहाँ पे लिखो 6, फिर 6+20 यहाँ पे होगा 26, 26+24 यहाँ पे होगा 50, 50+28 यहाँ पे होगा 78, 78+15 यहाँ पे होगा 93, 93+4 यहाँ पे होगा 97, 97+2 यहाँ पे होगा 99 और 99+1 यहाँ पे होगा 100। ठीक है, और इसका मतलब ही मेरा समेशन ऑफ एफ आई जो कि होता है कैपिटल एन जो कि होगा 100। तो मेरा n/2 क्या होगा, मतलब n इवन है तो n/2 टर्म क्या होगी मेरी 50th टर्म, और n/2 प्लस 1 टर्म क्या होगी 51 टर्म। ठीक है, तो मुझे 50th और 51 टर्म का मीन निकालना है, वही मेरा मीडियन होगा। तो 50th टर्म कौन सी है मेरी, ये थर्ड 28। तो ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 50 पे हो रहा है, मतलब 51 यहाँ पे होगा अगली टर्म में, तो वो होगा 29। तो मेरा मीन क्या होगा, मीन मेरा मीडियन होगा 28+29/2, जो कि क्या देगा मुझे 57/2, जो कि होगा 2 to the 4 2 8 16 28.5। ठीक है, 28.5 होगा मेरा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। ठीक है, तो मीन के हो गए, अभी मीडियन के देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, बहुत इजी टू कंप्यूट होता है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बस n/2 कर लो। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जैसे मीन एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट होता है, मीडियन इफेक्ट नहीं होता है। कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ओजाइव कर्व्स वगैरह यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। पहले सिलेबस में था ये क्लास 10th या शायद, हाँ क्लास 10th में ही था, लेकिन अभी शायद कट मतलब निकाल दिया है। तो या ग्राफिकली भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डेमेरिट्स एक चीज ये होती है कि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि डेटा बहुत ज्यादा होता है, इट्स इन मिलियंस एंड बिलियंस। तो उसको अरेंज करना बहुत ही हेक्टिक काम हो सकता है। नॉट एक्यूरेट व्हेन डेटा इज स्मॉल, अगर मेरा डेटा बहुत ज्यादा छोटा है तो बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। एंड इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग, फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग आपको बताया था अभी मैंने कि 500 लोग लेना है 20,000 में से, तो फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उससे वो अफेक्ट होता है मीडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड देखते हैं, मोड क्या होता है, अगर किसी एक वेरिएट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत मैक्सिमम है, तो उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, और मोड के मेरिट्स डिमेरिट्स देख लेते हैं, बहुत ही आसान होता है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएट है वो देख लो, वही मोड होगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, देखो मीन एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है, मीडियन और मोड अफेक्ट नहीं होते हैं। कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। इसके बाद डेमेरिट्स क्या होता है, इट इज इल डिफाइंड, मतलब ऐसे भी हो सकता है, देखो 2 2 3 3 और फिर हो गया 4 5 6। अब इसमें तो 2 2 की भी फ्रीक्वेंसी दो है और 3 3 की भी फ्रीक्वेंसी दो है, तो इसमें तो दो मोड हो गए। तो ऐसा होता है कि मोड्स दो दो हो सकते हैं। नॉट रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है कि इसको किसी अलजेब्रिक फॉर्मूला से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनलाइक मीन एंड मीडियन। जैसे उसमें हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स सम ऑफ वेरिएट्स अपॉन एन। लेकिन मोड में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मोड में हम बस बोल देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मोड होता है। और या ये भी अफेक्ट होता है फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो चीजें छोटी सी, ये नोट कर लो। अगर एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब होता है मीन मीडियन और मोड सेम है। जैसे ये देखो, ये सिमेट्रिक है, ये एक्सिस के अबाउट ग्राफ इक्वली स्प्रेड आउट है। और अगर असिमेट्रिक होता है तो मेरा जो मीडियन है वो इंटरनली डिवाइड करता है मीन और मोड को 1:2 रेशो में, मतलब मेरा मीन इज टू मोड क्या होगा 1:2, मतलब मेरा ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड अपॉन 3 इज इक्वल टू मीडियन होगा। ये सेक्शन फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं। तो फाइनली जो मुझे यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला वो होता है ट्वाइस ऑफ मीन प्लस ऑफ मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। ठीक है, ये याद रख लो फॉर्मूला। अब आगे एक सवाल आएगा, वो सवाल सॉल्व करने का ट्राई करो।
ओके, तो आई होप आप सबने ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा। कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बस ये फॉर्मूला लगाना है, 2 टाइम्स मीन प्लस ऑफ मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लो। 2 इंटू 21 प्लस ऑफ 22 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मेरा मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा मेरा 42 प्लस 22/3, मतलब होगा 64/3, मतलब जो देगा मुझे 21.33। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हो गई है, मीन मीडियन मोड। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? देखो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर शॉर्ट में समझना है ना, तो इन शॉर्ट ये होता है कि हमारा कर्व कितना स्प्रेड आउट है। जैसे ये एक कर्व हो सकता है या ये एक कर्व हो सकता है। ठीक है, तो ये दो कर्व्स में ये कर्व ज्यादा स्प्रेड आउट है, ये कर्व कम स्प्रेड आउट है। तो यही होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कितना डिस्पर्स्ड मेरा कर्व है, कितना स्प्रेड आउट मेरा कर्व है, वही हम कैलकुलेट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। तो सबसे पहला वे होता है रेंज निकालो। तो रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, मतलब एल माइनस एस। एल मतलब लार्जेस्ट और एस मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, सेम होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसको हम निकालते हैं एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस से, याद रख लेना, काम आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है मीन डेविएशन निकालने का। मीन डेविएशन मतलब, देखो मीन डेविएशन आपको ग्राफिकली समझना है, आप ऐसे समझो, यहाँ पे मेरा मीन है एक्स बार, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे x1 x2 x3 ये सारे ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इनका डेविएशन कितना है, ये एक सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर तक जा रहे हैं, ये होता है मेरा मीन डेविएशन, और उसको हम निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन एन से। तो एक्स आई मेरा वेरिएट होगा, ए मेरा मीन होगा, या फिर मीडियन या मोड भी हम कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी। उसके अबाउट डेविएशन होता है मेरा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए, और इसका मॉड लेना होता है हमेशा। मतलब मैंने बोला ना आपको कि डिस्टेंस निकालना होता है इन द एंड, तो मॉड अपॉन एन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एफ आई से मल्टीप्लाई करो और नीचे समेशन ऑफ एफ आई लिख दो। ठीक है, यही होता है मीन डेविएशन और रेंज। आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस पे सवाल आते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ही मतलब इतना टफ चीज नहीं है यार, मतलब आसान चीज है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। मैं बताता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला है। तो वेरिएंस को डिनोट सिग्मा स्क्वायर से या वेरिएंस ऑफ एक्स से करते हैं। फिर इसमें और एक इसका सब डेविएशन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो उसको हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लिखते हैं और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब वेरिएंस इन शॉर्ट क्या होता है, इन शॉर्ट वेरिएंस होता है मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। मतलब ये वेरिएट है मेरा, ये इसका डेविएशन हो गया मीन से, इसका स्क्वायर और इसका मीन, यही है मेरा वेरिएंस। ठीक है, तो अब वेरिएंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ट्राई करना कि आपको यही फॉर्मूला याद रहे। मैं बताता हूँ आपको कि इसको हम इसके ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, इसका प्रूफ ये है, इस प्रूफ को प्लीज नोट डाउन कर लेना। देखो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और 1/n यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, है ना, एक्स आई स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ये समेशन में था, और यहाँ पे 1/n था। अब सेपरेट कर दो सबको, तो ये हो गया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2/n समेशन ऑफ एक्स आई एक्स बार प्लस समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसमें देखो, इसमें मीन तो कांस्टेंट होता है, तो मीन को मैं बाहर निकाल के इसको समेशन ऑफ एक्स आई लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2 इंटू एक्स बार इंटू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन प्लस एक्स बार स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा, अगर एक्स कांस्टेंट है तो एक्स बार भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हुआ मेरा एक्स बार स्क्वायर और समेशन ऑफ 1/n। अब देखो, अब समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन क्या हो गया, मेरा मीन ही होगा वो तो ये क्या हुआ मेरा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ पे एक्स बार इंटू एक्स बार क्या हुआ 2x बार माइनस 2x बार स्क्वायर, सॉरी एक्स बार इंटू एक्स बार स्क्वायर हुआ, प्लस यहाँ पे एक्स बार स्क्वायर, और देखो यहाँ पे समेशन ऑफ 1 आई इज इक्वल टू 1 से n क्या जाएगा n, और n कैंसल, मतलब एक्स बार स्क्वायर। तो फाइनली मुझे क्या मिला यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन और माइनस 2x बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर क्या होगा माइनस एक्स बार स्क्वायर, और यही देखो यहाँ पे लिखा है। आप ट्राई करना कि नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, खुद से सॉल्व करना ट्राई कर लो, और यही फॉर्मूला होता है फिर इन द एंड वेरिएंस का।
जो कि हम इसे ऐसे लिखते हैं। और एक छोटी सी चीज नोट डाउन कर लो, वेरिएंस में बहुत बार डिनोमिनेटर में ना 1/n-1 भी होता है। अब इसके लिए दो तीन रीजन है। एक ऐसा होता है कि ऐसा फाइंड आउट किया गया था कि जो अपॉन एन हम अगर करते हैं तो वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए हम एन को 1 से माइनस कर देते हैं। इसको मतलब आपको चाहिए तो आप लिख लो कि इसको बेसल करेक्शन कहते हैं। ये काम की चीज नहीं है वैसे, लेकिन बहुत जगह 1/n-1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में 1/n यूज करेंगे हम जेडब्ल्यू पे। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करते हैं हम सिग्मा अपॉन एक्स बार से। सिग्मा होगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, और ये होता है परसेंटेज। अब वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये चीजें बहुत नोट डाउन करने लायक है। ये सारी प्रूफ्स आप याद रख लो तो आपको बहुत फायदा होगा। अब देखो वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा। तो देखो वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा मतलब मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा निकालना है। तो देखो वेरिएंस क्या होता है मेरा, वेरिएंस होता है मेरा एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर और इसका मीन, यही होता है मेरा वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स आई को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स आई प्लस लैम्बडा से। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मेरा एक्स आई प्लस लैम्बडा माइनस, अब मीन भी मुझे किसका निकालना पड़ेगा, फिर एक्स आई प्लस लैम्बडा का मीन निकालना पड़ेगा, और अपॉन एन। अब देखो, अब अगर आपको याद होगा हमने पहले डिराइव किया था कि अगर मैं मीन में प्लस लैम्बडा ऐड कर दूं, तो मतलब अगर मुझे x प्लस लैम्बडा का मीन निकालना है तो होता है x बार प्लस लैम्बडा। ठीक है, मतलब ये प्लस आगे आ जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर्ड है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर्ड है। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा फिर एक्स आई प्लस लैम्बडा, और इसका मीन था ना, तो इसके मीन को मैं लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पे होगा एक्स बार प्लस लैम्बडा। देखो एक्स आई प्लस लैम्बडा के मीन को मैं एक्स बार प्लस लैम्बडा लिख सकता हूँ, और इनका स्क्वायर अपॉन एन। तो अब देखो ये फाइनली ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स आई प्लस लैम्बडा माइनस एक्स बार माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर अपॉन एन, जो कि फाइनली क्या देगा मुझे, एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर अपॉन एन। और ये क्या चीज है, ये ही चीज तो ये है वेरिएंस, ये और ये सेम ही है ना, मतलब यही क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो इन शॉर्ट वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लैम्बडा और वेरिएंस ऑफ एक्स दोनों चीजें सेम है। ठीक है, ये प्रूफ आप याद रख लो, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब अब एक नंबर ऐड किया था, अब एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। मतलब देखो वेरिएंस क्या होता है, यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स। और एक चीज, अब ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तो अब लैम्बडा एक्स है तो यहाँ पे होगा लैम्बडा एक्स आई माइनस लैम्बडा एक्स का मीन अपॉन एन और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको अगर याद होगा कि लैम्बडा एक्स का मीन जो था, इसका मीन को हमने लिखा था लैम्बडा इंटू एक्स बार, अगर आपको याद होगा तो। बस कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मीन सेम ही रहता है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ लैम्बडा एक्स बाय एक्स आई माइनस लैम्बडा इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब लैम्बडा कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर निकाल दो, लेकिन समेशन के बाहर निकलेगा तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्बडा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। और ये चीज जो है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यही तो वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो क्या हुआ मेरा, लैम्बडा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ठीक है, ये प्रूफ भी हो गया। अब आखिरी प्रूफ सेम मीन की तरह ही था कि एक मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक ऐड कर रहा हूं। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं ऐसे ही कि, तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने ए एक्स आई प्लस बी से, माइनस ए एक्स आई प्लस बी का मीन और इसका स्क्वायर अपॉन एन। तो ए एक्स आई प्लस बी का जो मीन था वो होता है मेरा ए एक्स बार प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मेरा ए एक्स आई प्लस बी माइनस ऑफ ए एक्स बार प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब बी से बी कट गया, तो फाइनली क्या बचा मेरा, समेशन ऑफ ए एक्स आई माइनस ए एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब ए को बाहर निकाल दो, ए बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, और ये स्क्वायर में, और ये टर्म वापस क्या होगी, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये क्या हुआ मेरा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। देखो ये भी प्रूव हो गया। सारे प्रूफ अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। बहुत बार सवाल आ सकता है प्रूफ्स में से, तो आपको पता होगा तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का जवाब देने का ट्राई करो और फिर देखते सॉल्व करने का।
आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। अगर सही से दे दिया है तो स्किप कर दो, आगे और एक सवाल आएगा, उसका जवाब देने का ट्राई करो। अगर नहीं किया है तो देख लो, ठीक है। तो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n, तो इसको कैपिटल एन से डिनोट कर देता हूं मैं। अब हाफ ऑफ देम आर ए और हाफ ऑफ देम आर माइनस ए, तो कंसिडर कर लो कि जो इनिशियल एन टर्म्स थी वो ए थी, मतलब 1 से एन तक, है ना। और जो फाइनल एन टर्म्स थी वो माइनस ए थी, फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिखता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, है ना। और ये 2 दिया है मुझे, तो मैं इन शॉर्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एन जो है यहाँ पे कैपिटल एन लिख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल एन हमने डिनोट किए। तो ये होगा मेरा 2 का स्क्वायर 4, है ना, मैंने रूट हटा दिया। अब देखो, अब मीन स्क्वायर है ना, अब मीन तो क्या होगा? मीन होगा सम ऑफ टर्म्स, लेकिन ए माइनस ए सब कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मीन मेरा फाइनली 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल एन। तो कैपिटल एन मतलब स्मॉल, मतलब 2 इंटू स्मॉल एन, मतलब ये कितना हुआ 8n। अब बस मुझे निकालना क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मतलब मुझे इन शॉर्ट क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन टर्म्स तक। और उसके बाद नीचे वाली टर्म्स क्या है? माइनस ए, तो उनका भी तो स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा अप टू 2n, है ना। मतलब इन शॉर्ट मुझे 2n टर्म्स का सम करना है ए स्क्वायर का। तो वो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको लिख सकता हूँ मैं 2n टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8n। मतलब ए स्क्वायर क्या हुआ 4, मतलब ए क्या होगा मेरा प्लस माइनस 2, लेकिन मॉड ऑफ ए क्या होगा मेरा? मॉड ऑफ ए होगा फिर 2, तो फाइनल आंसर होगा मेरा 2। अब और एक सवाल आएगा, उसका जवाब देने का आप ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो देखते हैं। आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। ये सवाल मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि मुझे एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था आपको, चेंज ऑफ ओरिजिन वाला। अगर आपको आता है तो स्किप कर दो, अगर नहीं आता है तो देख लो, ठीक है। तो बोला क्या है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास परफॉर्म पूरली इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सबको कम मार्क्स आए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। तो टीचर डिसाइडेड टू गिव अ ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू स्टूडेंट्स, मतलब सबके जो मार्क्स है उसमें टीचर ने 10-10 मार्क ऐड कर दिए, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क्स वर गिवन, ठीक है। तो ये इसमें एक कंसेप्ट आता है, देखो एक चीज होती है स्केल वाला और एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट। तो स्केल मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब इन शॉर्ट होता है ऐड करना। तो अगर आप इससे पहले वाले प्रूफ जानते हो और अगर आप उनको देखोगे तो उनका मतलब यही होता है कि अगर मैं मीन मीडियन और मोड में चीजें मल्टीप्लाई करूं, मतलब स्केल करूं, तो चीजें चेंज होती है। तो यहाँ पे लिख लो आप, अगर आप चीजें स्केल करोगे तो चेंज होगा, है ना। मीन चेंज होगा, मीडियन चेंज होगा और वेरिएंस, सारे चीजें चेंज होगी स्केल करने से। लेकिन अगर मैं चेंज ऑफ ओरिजिन करूं, चेंज ऑफ ओरिजिन या चीजें ऐड करूं, तो चेंज होगा मीन में। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं x1 x2 x3 ऐसे रहे और इनमें सब में लैम्बडा ऐड कर दूं, तो मेरा मीन भी x बार प्लस लैम्बडा हो जाता ना। लेकिन अगर आप वेरिएंस देखोगे ना तो वेरिएंस चेंज नहीं होता है, वेरिएंस में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज नोट करने लायक है कि अगर मैं वेरिएंस में, हमने देखा भी था कि एक्स आई प्लस लैम्बडा करूंगा फिर भी मेरा वेरिएंस जो होगा वो एक्स आई ही रहेगा, है ना। तो ये चीज नोट करने लायक है। इसको ग्राफिकली समझना है तो ऐसे समझो कि अगर ये मेरा पहले इनिशियल ग्राफ था, इसका मीन यहाँ पे था, है ना। अब बोला इन्होंने कि मैंने सब में 10-10 ऐड कर दिया, मतलब मेरा ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो गया इधर, तो मीन तो डेफिनेटली चेंज हो गया ना। पहले यहाँ पे मीन था, अभी यहाँ पे मीन है। लेकिन वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस तो ये ऐसे डिस्टेंस से रिलेटेड होता है ना, तो ग्राफ का स्ट्रक्चर तो वही है, तो वेरिएंस तो वही रहने वाला है ना। तो बस यही चीज थी नोट करने लायक। चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई है ना। अब इन शॉर्ट बस क्या करना है आपको? मीन का फॉर्मूला याद रखो, मीडियन का फॉर्मूला याद रखो, मोड का कंसेप्ट याद रखो। मीन और मीडियन और मोड में मैंने वो वाली चीज नहीं ली थी जो बोर्ड्स में हो जाती है कवर, तो आप वो देख लेना वरना और लंबा हो जाता है वीडियो। इसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखो, मीन डेविएशन का कंसेप्ट याद रखो कि एग्जैक्टली निकालते कैसे, है ना। और या दैट्स इट। आई नो बहुत लंबी वीडियो थी, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप ट्राई करना, आप पूरी देख लो क्योंकि मैंने इसमें सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं।
तो अगर आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम पेज जाके फॉलो कर लो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव चीजें डालता हूँ, इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स डाले हैं मैंने, अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उस पर, तो वो भी देख लेना आप। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक चीज पे सजेशन चाहिए आपका। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ ऐसे क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स के और हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम सब मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे लाइव स्ट्रीम में। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता हो, जैसे इंटीग्रेशन हो गया या बहुत सी चीजें ऐसी होगी मैथ्स से रिलेटेड और बाकी टॉपिक से रिलेटेड जिसका मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, तो हम साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, एक इंटरेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको आइडिया अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने ये करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।